सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसमें पूछ रहे हैं अभी कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में परिवर्तित होने वाले विश्व में पहले उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पर स्थित है। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में बदलने वाले दुनिया के पहले वन बन गए हैं। मतलब जो फॉरेस्ट पहले पर्यावरण से कार्बन को अवशोषित करते थे, एब्जॉर्ब करते थे, अब वो कार्बन को उत्सर्जित कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। और ये जो परिवर्तन है ये मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण वृक्षों की मृत्यु दर में वृद्धि के कारण हुआ है, जिसमें चक्रवात जैसे कारक शामिल हैं। चक्रवात या और भी कोई कारण हो सकते हैं जिनके कारण वृक्षों की मृत्यु हो रही है और ये सब हो रहा है। क्योंकि देखो, जब पेड़ मरते हैं तो वे जो कार्बन जमा करते हैं उनके जीवन भर में जो भी उन्होंने पर्यावरण से कार्बन को सोखा है, एब्जॉर्ब किया है, अवशोषित किया है, मरने के बाद वो कार्बन फिर से वायुमंडल में वापस चला जाता है। तो एक तरह से तो ये बहुत गंभीर विषय हो गया, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कार्बन सिंक माने जाते हैं। तो अब अमेजन जैसे दूसरे वर्षावनों के भी शुद्ध स्रोत बनने का खतरा है। तो इसी कारण से ये गंभीर विषय हो गया। अच्छा, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन से आप क्या समझते हैं? तो भूमध्य रेखा के पास पाए जाने वाले घने और गर्म जंगल हैं ये, जिनमें साल भर भारी वर्षा होती है, उन्हें कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे ऑस्ट्रेलिया। ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल कैनबेरा हो गई, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। ग्रेट बैरियर रीफ ये भी आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। कुछ स्टैटिक पॉइंट्स पहले देखे ऑस्ट्रेलिया से। तो ये आप जानते हो सबसे छोटा महाद्वीप है विश्व का, प्यासी भूमि का देश इसको कहते हैं। यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियोस्को है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ आपको मिलेगी यहाँ पे डाउन्स घास के मैदान है, गिब्सन मरुस्थल है, सिम्पसन मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यहाँ पर है। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखें तो अभी इस साल अल्फ्रेड नाम का तूफान आया था ऑस्ट्रेलिया में। तालिस्मान साबर अभ्यास 11वां संस्करण हुआ था, अभी ऑस्ट्रेलिया ने इसका आयोजन किया था। बहुपक्षीय अभ्यास से बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया। और तीसरा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जो कि लॉर्ड्स लंदन में हुआ था, उसको साउथ अफ्रीका ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले कक्षीय रॉकेट एरिस का सफल परीक्षण किया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सारा तेंदुलकर को। ठीक है, तो ये सब बातें ऑस्ट्रेलिया से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल में विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसको। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखना, ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। और ये पुरस्कार 2023 में स्थापित किया गया था और ये उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। पहली बार 2024 में दिया गया था, स्थापित हुआ था 2023 में। ये 13 क्षेत्रों में दिया जाता है, 4 अलग अलग कैटेगरीज में। 4 अलग अलग कैटेगरीज मतलब जैसे कि एक विज्ञान रत्न हो गया, विज्ञान रत्न की कैटेगरी हो गया जो आज हम बात कर रहे हैं, विज्ञान श्री हो गया, विज्ञान युवा हो गया, विज्ञान टीम हो गया। ये 4 कैटेगरीज हो गई। और 13 क्षेत्रों से मेरा मतलब है जैसे कि अलग अलग फील्ड हो गया, फिजिक्स की फील्ड में केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इस तरह से 13 अलग अलग क्षेत्र हो गए, फील्ड हो गए। तो आज जो अभी इस प्रश्न में मैं बात कर रहा हूँ, ये विज्ञान रत्न पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, जो दिया गया प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। उन्हें खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए अभी मरणोपरांत इनको ये सम्मान दिया जा रहा है। अच्छा, वैसे इनके अलावा जो और भी कैटेगरीज मैंने आपको बताई, 4 कैटेगरीज, वो पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। ये जो विज्ञान रत्न का पुरस्कार है केवल इन्हीं को दिया गया, जयंत विष्णु नार्लिकर को। बाकी जो और कैटेगरीज है उसमें ये बहुत सारे लोगों को ये अवार्ड दिए गए। आप देख सकते हो, ये विज्ञान श्री इतने लोगों को, विज्ञान युवा इतने लोगों को दिया गया। इसमें ये विज्ञान टीम वाला और आप देख लीजिए, क्योंकि ये केवल एक ही टीम को मिला है, वो हम देख सकते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान की यानी कि CSIR की आरोमा मिशन टीम को विज्ञान टीम का पुरस्कार मिला है। बाकी वीडियो को पॉज करके आप बाकी सारे नाम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है और विज्ञान टीम पुरस्कार है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये केवल एक एक को दिए गए। ठीक है, तो विज्ञान रत्न पुरस्कार का नाम याद रखना किनको मिला,
मरणोपरांत दिया गया प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा एग्जाम के लिए। कुछ और अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, जैसे कि अगर पूछे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 दिया गया था सारा जोसेफ को, मलयाली भाषा के प्रसिद्ध लेखिका हैं। एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन अवार्ड दिया गया आदिल जे सुमरीवाला को, विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के पूर्व अध्यक्ष है। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 मिला मृत्युंजय महापात्रा को। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया सदगुरु जग्गी वासुदेव को। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड पाने वाले भारतीय मूल के पहले संगीतकार है राजा कुमारी। पीएम मोदी ने किस देश का, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय पुरस्कार मिला इनको, साइप्रस का है। फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 दिया गया नाइट्रोकैप्ट को, एक स्वीडिश स्टार्टअप है। जैसे भी पुरस्कार 2018 में स्थापित एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है और अभी इसे ऑफिशियली बंद कर दिया गया। तो याद रख लो पहली बार और आखिरी बार किसे दिया गया। पहली बार ये पहला संस्करण था 2018 में दिया गया बेन्यामिन को, आखिरी बार 7वां संस्करण 2024 में दिया गया उपमन्यु चटर्जी को। जैन समाज ने पीएम मोदी को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से नवाजा और पीएम मोदी को घाना देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार कहते हैं। और मोदी जी को ही त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान भी मिला, जिसे कहते हैं द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, ये सारे इसी साल के अवार्ड से, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरेवेस्टनिक मिसाइल का सफल परीक्षण अभी किसने किया? तो ये मिसाइल का नाम है बुरेवेस्टनिक, तो आंसर होगा इसका रशिया। अभी रशिया ने अपनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ही इसके बारे में बताया कि ये जो इनकी मिसाइल है ये किसी भी रक्षा प्रणाली को चकमा दे सकती है। ये न्यूक्लियर ऊर्जा से, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से संचालित एक क्रूज मिसाइल है। इसके रेंज की बात की तो उन्होंने कहा अनलिमिटेड है। अभी परीक्षण के दौरान ही इसने लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की 15 घंटों में। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जा रहा है, जैसे कि एक नाम तो यही हो गया बुरेवेस्टनिक, एक इसे स्टॉर्म पेट्रेल कहा जा रहा है। नाटो ने इसे SSC-X9 स्काईफॉल नाम दिया है। तो ये इसके अलग अलग नाम है, तो याद रखना ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक क्रूज मिसाइल है, बुरेवेस्टनिक इसका नाम है। रशिया ने इसका सफल परीक्षण किया। आपको याद है कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि हमने, यानी कि भारत ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण की बात कही थी। मतलब हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल बन रही है और उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, नाम याद रखना, ध्वनि उसका नाम है। हाइपरसोनिक मतलब जिसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होती है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब बात तो यहाँ रशिया की है, मैं आपको रशिया लेकर के चलता हूँ सीधे। ये रहा मैप में रशिया, कैपिटल मॉस्को हो गई, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। रशिया की संसद को क्या कहते हैं भैया? ड्यूमा कहते हैं। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देख लेते हैं रशिया से। अभी आपने देखा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना था रशिया। और रशिया के कमचटका प्रायद्वीप में अभी 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके कारण कमचटका प्रायद्वीप में स्थित क्ल्यूचेस्काया ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ये एशिया यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसी तरह से रशिया के कमचटका प्रायद्वीप में एक और ज्वालामुखी था, क्रेशेनिनिकोव, यहाँ पे भी विस्फोट हुआ था। 6 सालों के बाद इसमें विस्फोट हुआ। रशिया ने वर्ष 2036 से पहले शुक्र यानी कि वीनस ग्रह पर वेनेरा डे मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। कैंसर के लिए विश्व का पहला mRNA टीका एंटेरोमिक्स ये डेवलप किया रशिया ने। mRNA मतलब हो गया मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अभी जपड़ अभ्यास किया था रशिया ने, बहुपक्षीय अभ्यास था, भारत ने भी हिस्सा लिया था। रशिया और बेलारूस ने मिलकर के इसका आयोजन किया था। वैसे अभी रशिया के साथ हमने इंदिरा एक्सरसाइज किया था। जो इसका आर्मी वाला संस्करण था वो राजस्थान के बीकानेर में हुआ था, और अभी नेवल एक्सरसाइज हुआ था, इसका जो नौसैन्य संस्करण था वो चेन्नई और बे ऑफ बंगाल में हुआ था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में बात करें तो अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो अभी वनडे में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। अभी जो सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए तीसरे वनडे में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। और इस मामले में उन्होंने श्रीलंका के पूर्व कप्तान रह चुके कुमार संगाकारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उनको पीछे छोड़ दिया।
मैं आपको बताता हूँ, वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची ये आपके सामने है। टॉप 3 मैंने लगा दिए। पहले स्थान पे अभी भी सचिन है, भारतीय है सचिन। 463 मैचेस में 452 पारियों में इन्होंने टोटल कितने रन बनाए तो आप देख सकते हो 18,426, जिसमें 49 शतक शामिल है। दूसरे पे अब आ गए विराट कोहली। मैचेस आप देखोगे 305 हैं, पारियां देखोगे 293 हैं और रन इनके बन चुके हैं 14,255। शतक इनके सबसे ज़्यादा है, 51 शतक है। और इन्होंने पीछे छोड़ दिया कुमार संगकारा को, जिनके रन थे 14,234 404 मैचेस में। ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता कि सीमित ओवरों में यानी कि वनडे और T20 में, तो सर्वाधिक रन के मामले में विराट कोहली पूरे विश्व में पहले स्थान पर है। अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था कि भारत के तीसरे सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए कौन? रोहित शर्मा बन गए थे। और तीनों फॉर्मेट में 50-50 मैचेस खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए थे? जसप्रीत बुमराह। ये भी अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, देखो अभी हाल ही में 4000 साल पुरानी हड़प्पा वासियों की पहली सड़क किनारे बनी सराय की खोज कहाँ हुई है? तो आंसर होगा इसका गुजरात। तो अभी गुजरात में कच्छ के कोटड़ा भाडली में एक स्थान है, वहां पे कोटड़ा भाडली, इसमें 4000 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का सबसे पुराना ज्ञात कारवा सराय यानी कि एक आप कह सकते हो किलेबंद ग्रामीण पड़ाव, इसको खोजा गया है। आज के समय में इसे आप यूँ समझो कि एक तरह का होटल, एक तरह का विश्राम स्थल आप कह सकते हो। तो यहाँ पर कांस्य युगीन के व्यापारी गुजरात से गुजरते हुए अच्छी तरह से बनी हुई सड़कों पर बने ढांचों में रुकते थे। इन जगहों पर उन्हें ठहरने, खाने पीने, सुरक्षा और अपने जानवरों के लिए अस्तबल की सुविधा मिला करती थी। जिस तरह से आज लॉन्ग रूट पे आप ट्रेवल करते हो तो आप रेस्ट के लिए होटल वगैरह में स्टे करते हो, तो उसी तरह का ये उनके लिए था। तो यही अभी खोजा गया है। हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है ना यहाँ पे, जिसे आप इंडस सिविलाइजेशन कहते हो, कांस्य युगीन सभ्यता, या इसी को याद रखना आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता भी कहते हैं। अंग्रेजी में बोलोगे तो प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन, क्योंकि इसमें लिपि तो थी, लिखा तो जाता था, पर उस लिपि को हम समझ नहीं पाए, हम पढ़ नहीं पाए। और ये भारत की पहली नगरीकृत सभ्यता है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इसका जो पहला स्थल था वो हड़प्पा था, दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो था जिसको खोजा था राखलदास बनर्जी ने। ये दोनों अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो आज हमने जो बात करी है उसका उत्तर गुजरात है। अब गुजरात है तो गुजरात लेकर के चलेंगे भाई साहब आपको। ये रहा मैं अपने गुजरात। देखो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा। नृत्य में बात करोगे गरबा हो गया, डांडिया हो गया। नेशनल पार्क में वंसड़ा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क हो गया। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, उकाई बांध है ताप्ती नदी पर, कडाना बांध है माही नदी पर और दांतीवाड़ा बांध है बनास नदी पर। उसके अलावा NHAI ने ICICI बैंक के साथ मिलकर भारत का पहला मल्टीलेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम ये शुरू किया गुजरात में। और कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 ये हुआ था अहमदाबाद गुजरात में, इसमें टॉप पे रहा था भारत। और 11वां एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 ये भी हुआ भारत में अहमदाबाद में, इसका मैस्कोट रहा जलवीर। अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था, कहाँ पर? नारनपुरा अहमदाबाद में। 5वां राजभाषा सम्मेलन 2025 हुआ था गुजरात के गांधीनगर में, इसका उद्घाटन अमित शाह ने किया था। और गृह मंत्री अमित शाह ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन भी किया था, कहाँ पे? गांधीनगर में ही। अहमदाबाद के साबरमती में एशिया के सबसे बड़े रेल कमांड सेंटर का अनावरण भी किया गया। और गुजरात का चौथा सौर गांव बना था धोरडो गांव। वैसे आप जानते हो भारत का पहला सौर गांव कौन सा था? मोडेरा गांव था, जो कि गुजरात का ही। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने धोरडो गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन घोस्ट जेलीफिश विकसित किया है, किसने? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चीन ने निगरानी के लिए जेलीफिश के आकार का पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट है लगभग, और ये पानी के नीचे चलने वाला एक ड्रोन है, इसको डेवलप किया है, जिसे घोस्ट जेलीफिश नाम दिया गया, क्योंकि जेलीफिश के आकार का ही है। और ये ड्रोन चुपचाप समुद्री जीवन का निरीक्षण कर सकता है और पानी के नीचे की विशिष्ट वस्तुओं की पहचान भी कर सकता है। इसको डेवलप किया घोस्ट जेलीफिश को, जो कि एक तरह का ड्रोन है, पानी के नीचे चलेगा, चाइना ने
तो लेकर के चलते हैं चाइना। ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल बीजिंग हो जाती है। यहीं पे आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी रेनमिन है। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। कुछ प्रश्न देखें चाइना से, तो चीन के यंताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2025 का प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार मिला था। और ये पुरस्कार वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में जो बेस्ट एयरपोर्ट होते हैं उनको दिया जाता है। मतलब विश्व का सबसे सुंदर एयरपोर्ट आप कह सकते हो, यूनेस्को देता है। अभी 2025 में जो 25वां एससीओ समिट हुआ वो भी हुआ था चीन में ही, चीन के तियानजिन में। 12वें वर्ल्ड गेम्स 2025 ये चीन के चेंगडू शहर में ही होंगे। और 2029 में जो 13वां संस्करण है वो जर्मनी में होगा। दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स भी हुए थे चीन के बीजिंग में। बाकी ये एससीओ समिट हमने देख ही लिया है। 11वां महिलाओं का हॉकी एशिया कप 2025 ये हुआ था हांगझाऊ चाइना में। उसमें टॉप पे चाइना था, दूसरे पे भारत, तीसरे पे जापान। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बोन ग्लू हड्डी को चिपकाने वाला एक पदार्थ है, इसको बनाया था। ये टूटी हुई हड्डियों को चिपकाए मात्र 2 मिनट में। और गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट ये भी शुरू किया चाइना ने ही। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा घोषित किए गए चिल्ड्रन बुकर प्राइज की पुरस्कार राशि कितनी रखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 50,000 पाउंड। देखो पहले मैं आपको बता दूं, जो बुकर पुरस्कार की हम बात करते हैं, बुकर पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कई बार आपने सुना है, हर साल इसके विजेताओं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा अंतर हम जान लेते हैं ये स्टार्ट करने से पहले। जो बुकर पुरस्कार है ये उन पुस्तकों को, उन साहित्यों को दिया जाता है जो कि मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए हों और वो ब्रिटेन या आयरलैंड में पब्लिश हुए हो। और इसके अलावा एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसमें आप किसी भी भाषा में लिखी गई पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद कर दो और उस अनुवादित, उस ट्रांसलेटेड बुक को आप इंग्लैंड या आयरलैंड में पब्लिश कर दो, तो उस अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड बुक्स को ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो दोनों में अंतर, मुख्य रूप से अंतर यही है कि बुकर पुरस्कार में तो मूल रूप से अंग्रेजी में ही लिखी हुई होनी चाहिए और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार में ट्रांसलेटेड बुक्स होती हैं, जो मूल रूप से तो किसी भी भाषा में हो सकती है लेकिन आप उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दो। इसके अलावा अब एक नई कैटेगरी और आ गई भैया, चिल्ड्रन बुकर प्राइज। तो ऐसी कोई भी बुक जो कि 8 से लेके 12 साल के बच्चों के लिए लिखी गई हो, तो ऐसी पुस्तकों को, ऐसी बुक्स को अब दिया जाएगा ये चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार। और कौन सी भाषा में आप पूछोगे, तो या तो वो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई हो या वो ट्रांसलेटेड हो, दोनों तरह की बुक्स को इसमें शामिल किया जाएगा। और अभी यही घोषणा की है बुकर प्राइज फाउंडेशन ने। ऐसा करने का उद्देश्य, ये नई कैटेगरी लाने का उद्देश्य तो इन्होंने बताया बच्चों में पढ़ने की प्रेरणा पैदा करना और आजीवन पाठकों और लेखकों की एक नई पीढ़ी को पोषण करना। इसमें पुरस्कार राशि भी वही है जो दोनों में है, यानी कि सब में बराबर है, 50,000 पाउंड। और पहली बार ये जो अवार्ड है चिल्ड्रन वाला, ये 2027 में दिया जाएगा। बाकी देखो, मैंने जो बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो पूरी डिफरेंस मैंने आपके सामने लिख दिया है टेबल की फॉर्मेट में। आराम से आप इसको रीड कर सकते हो, जो मैंने आपको समझाया वही सब है। और जितने भी भारतीयों को अभी तक ये जो पुरस्कार है जो मिल चुके हैं वो भी आपके सामने दिख जाएंगे आपको। अभी लेटेस्ट वाला जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था वो मैं आपको बता देता हूँ, बानू मुश्ताक को दिया गया था उनकी कृति हार्ट लैम्प के लिए, जो कि मूल रूप से कन्नड़ भाषा की एक पुस्तक है, उसका ट्रांसलेटेड वर्जन है और इसको ट्रांसलेट किया था दीपा भाष्टी ने। इसमें क्या होता है, जो पुरस्कार राशि होती है ना वो दोनों में आधी आधी बढ़ जाती है, जिनकी बुक है मूल रूप से उनमें और जो उसको ट्रांसलेट करते हैं उनमें। ठीक है, तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भारत समुद्री सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो देश की समुद्री ताकत और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन किया जा रहा है। 27 अक्टूबर को ये शुरू हुआ, 31 अक्टूबर तक चलेगा। कहाँ पर? मुंबई में। इसका उद्घाटन किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। आयोजन करने का उद्देश्य भारत को वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित करना, सतत विकास को प्रोत्साहित करना और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना। थीम भी है महासागरों का एकीकरण। इसके अलावा एक और आप सप्ताह हमने मनाया, वो भी नोट कर सकते हो, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025, विजिलेंस अवेयरनेस वीक। 27 अक्टूबर को शुरू हुआ, 2 नवंबर तक चलेगा। इसकी भी थीम है सतर्कता हमारी साझेदारी। वैसे आप जानते हो जो हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना है
वो किसकी सिफारिश पे होती है? संथानम समिति की सिफारिश पे। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो ध्यान में रखना इसको भी। वैसे आज के हमारे इस प्रश्न का उत्तर मुंबई है, तो मुंबई से ही 2-4 प्रश्न मैं आपको और रिवाइज करवाऊं। तो याद रखना, देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर शुरू हुआ? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ पर लॉन्च किया गया? मुंबई में। और छठा इंडिया स्टील 2025 का आयोजन हुआ था मुंबई में। तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ मुंबई में। और इसी दौरान व्यास NAV नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था, जिसकी मदद से 5वीं समुद्री जनगणना भी शुरू हुई थी। पहले वेव्स समिट का आयोजन पहली बार हुआ था भारत में, ये मुंबई में हुआ था मई के महीने में। प्राक्कलन समितियों एस्टिमेट कमेटी का राष्ट्र सम्मेलन भी हुआ था मुंबई में। और मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी जो उसकी केबल परियोजना है जिसका नाम है वाटर वर्थ, उसके लिए भारत के 2 स्थानों को चुना था, एक मुंबई में और एक विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो इन सब कारण से मुंबई न्यूज में रहा। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो आंसर होगा 8वां। तो अभी 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजन किया गया 27 से लेके 30 अक्टूबर 2025 तक। कहां पर? भारत में। भारत में भी कहा? नई दिल्ली के भारत मंडपम में, जिसका उद्देश्य था एक स्थायी भविष्य के लिए वैश्विक सौर ऊर्जा अपनाने और सहयोग में तेजी लाना। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आप जानते हो, 2015 में स्थापित हुआ था ये, COP21 के दौरान आयोजन किया था इसका, मतलब इसे स्थापित किया भारत और फ्रांस ने। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा भारत में, गुरुग्राम हरियाणा में। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल अब बन चुके हैं आशीष खन्ना, पहले डॉक्टर अजय माथुर थे। और अगर पूछे ना, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने आयोजित किया था। इसका 100वां मेंबर जरूर याद रखना, पराग्वे है। और 99 नंबर का स्पेन था, 101वें नंबर का नेपाल है और 107वें नंबर का था मालदोवा। ये तो पिछले साल वाला हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है 7वां सत्र। अभी इसका 8वां सत्र का आयोजन हुआ, हमने देखा कहाँ पे? नई दिल्ली में ही। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए 2030 तक $100 बिलियन जुटाना। वैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना था मॉरिशस। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि मैक्सिको ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस का खिताब अभी किसने जीत लिया? तो इसका सही उत्तर होगा लैंडो नॉरिस ने। तो मैक्लेरन के ड्राइवर है, मैक्लेरन के फॉर्मूला 1 ड्राइवर है लैंडो नॉरिस, और अभी इन्होंने मैक्सिको ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया है। बाकी इस साल की जो भी फॉर्मूला 1 रेसेस हुई हैं, पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी, आप देख सकते हो लैंडो नॉरिस ने अभी तक कौन कौन से रेसेस जीती हैं। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। अभी हम चलो कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि 53वें भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो जस्टिस सूर्यकांत। फिर पूछा यूरोपीय संघ के मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया 2 जनों को, आंद्रेज पोकजोबुत और मजिया अमागलोबेली को। फिर पूछा अभी सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सारंडा जंगल को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया? झारखंड। फिर पूछ रहे हैं 4 साल के बाद दरबार मूव परंपरा कहां पर बहाल हुई? जम्मू कश्मीर। और कैथरीन कोनोली किस देश के राष्ट्रपति चुनी गई? आयरलैंड। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? मलेशिया। बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाले चक्रवात मोन्था का नाम किसने सुझाया था? किसने रखा? थाईलैंड। फीफा ने किस नए टूर्नामेंट को शुरू किया? तो आंसर होगा आसियान कप। और चर्चा में रहे 2 उन्नत तीव्र गश्तीपूत अजीत और अपराजित का संबंध है गोवा शिपयार्ड से, किसके लिए बनाए जा रहे हैं? भारतीय तटरक्षक बल के लिए। और आखिरी प्रश्न था विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे, ये मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।